हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। आज के वीडियो में जो हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स का टॉपिक चल रहा था, यार्न्स एंड टेस्टिंग ऑफ फाइबर्स, उसकी ये क्लास 6 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कुछ दूसरे पॉइंट्स के बारे में जिनको हमें माइंड में रखना चाहिए जब हम यार्न की टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि यार्न ट्विस्ट। ट्विस्ट डिफाइंड होता है स्पाइरल के रूप में। ये एक तरीके का स्पाइरल डिस्पोजिशन होती है, मतलब एक दूसरे पे लिपटे हुए होते हैं ये, या इनकी ट्विस्टिंग होती है स्पाइरल फॉर्म में यार्न के कंपोनेंट की, जो कि जनरली एक्सप्रेस होता है एज अ नंबर ऑफ टर्न्स। और यहाँ पे जो ये स्पाइरल होता है, स्पाइरल डिस्पोजिशन होती है या कहीं यार्न ट्विस्ट होती है, ये जनरली एक्सप्रेस होती है एज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ यार्न। एग्जाम्पल टर्न्स पर इंच। इसका एग्जाम्पल टर्न्स पर इंच भी हम ले सकते हैं। वैसे हम इसको बोलते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं ये पर यूनिट लेंथ। ट्विस्ट इज़ असेंशियल। ट्विस्ट ज़रूरी होता है कंपोनेंट फाइबर्स को आपस में इकट्ठा रखने के लिए एक यार्न में। The strength, dyeing, finishing properties and feel of the finished product etc. ये सारे डिपेंडेंट होते हैं ट्विस्ट ऑफ यार्न पे। मतलब यार्न के अंदर कितनी ट्विस्टिंग है फाइबर्स की, वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड, बेसिकली क्या होता है ना, जो स्ट्रेंथ है यार्न की, डाइंग मतलब उसको डाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसकी फिनिशिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, फिनिश प्रोडक्ट का फील क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं यार्न के ट्विस्ट पे। विद इंक्रीज इन ट्विस्ट, जैसे जैसे हम ट्विस्ट इंक्रीज करते जाते हैं यार्न की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती जाती है और वो मैक्सिमम पे पहुंचती है। जैसे ही मैक्सिमम पे पहुंचती है वो तभी वो डिक्रीज भी होने लगती है। डिपेंडिंग ऑन द एंड यूज, जो एंड यूज होता है यार्न का, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड होकर के दो या दो से ज़्यादा सिंगल यार्न्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होते हैं पाइल यार्न फॉर्म करने के लिए या फोल्डेड यार्न फॉर्म करने के लिए। मतलब दो या दो से ज़्यादा सिंगल यार्न्स जब आपस में ट्विस्ट होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो पाइल्ड यार्न या फोल्डेड यार्न बनाते हैं। और नंबर ऑफ पाइल्ड यार्न जब आपस में ट्विस्ट होते हैं या फोल्डेड यार्न्स आपस में ट्विस्ट होते हैं तो वो एक प्रॉपरली क्या बनाते हैं, केबल्ड यार्न बनाते हैं। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा सिंगल यार्न्स को आपस में ट्विस्ट करते हो तो आपके पास पाइल्ड यार्न या फोल्डेड यार्न बनेगा। और जब आप इन पाइल्ड यार्न या फोल्डेड यार्न्स को आपस में ट्विस्ट करते हो तो आपके पास में केबल्ड यार्न बनेगा। अमंग द पाइल्ड यार्न्स में से, मतलब अमंग द पाइल्ड यार्न का मतलब है कि पाइल्ड यार्न में से जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो होते हैं डबल्ड यार्न्स, वेयर जहाँ पे दो सिंगल यार्न्स आइडेंटिकल ट्विस्ट के होते हैं और वो आपस में ट्विस्टेड होते हैं एक डायरेक्शन जो कि अपोजिट होती है टू दैट ऑफ अ सिंगल यार्न के। केबल्ड यार्न एंड पाइल्ड यार्न के लिए जो डायरेक्शन होता है ट्विस्ट का और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो होते हैं रिजल्टेड यार्न के एज वेल एज of each component के have to be determined for a detailed analysis के लिए इन्हें determine करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका कहने का मतलब ये है कि केबल यार्न और पाइल यार्न के लिए जो ट्विस्ट की डायरेक्शन होती है या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं जो कि एक यार्न के रिजल्ट से निकलते हैं, एज वेल एज हर एक कंपोनेंट के जो होते हैं उनको अच्छे से डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम डिटेल्ड एनालिसिस कर सकें। डायरेक्शन जो होती है ट्विस्ट की वो एक्सप्रेस होती है, ये हम एस ट्विस्ट, जेड ट्विस्ट पहले की वीडियोस में भी कर चुके हैं। सो जो डायरेक्शन होता है ट्विस्ट का वो एक्सप्रेस होता है एस ट्विस्ट या जेड ट्विस्ट के फॉर्म में। जो डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे कि आप ट्विस्टिंग एलिमेंट को किस साइड रोटेट कर रहे हो, उस साइड डिपेंड करता है कि डायरेक्शन एस होगी या जेड होगी। ट्विस्ट टेक अप जो है वो डिफाइंड होता है एज जो डिक्रीज होती है लेंथ ऑफ यार्न में ऑन ट्विस्टिंग एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द लेंथ ऑफ यार्न बिफोर ट्विस्टिंग। मतलब इनका कहने का मतलब है ट्विस्ट टेकअप यहाँ डिफाइंड होता है कि जो डिक्रीज होता है ना, जो लेंथ होती है यार्न की, जो उसमें क्या बोलेंगे हम, डिक्रीज ही बोलेंगे या कमी होने लगती है, घटने लगता है ट्विस्टिंग के टाइम पे, वो एक्सप्रेस होता है एज अ परसेंटेज
परसेंट के फॉर्म में ऑफ लेंथ ऑफ यान, यान की लेंथ का परसेंट होता है, ये परसेंट होता है ये लेंथ ऑफ यान का ट्विस्टिंग के पहले, कि मतलब जब आप ट्विस्ट कर रहे थे, ट्विस्ट करने से पहले जो लंबाई थी यान की उसका परसेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ट्विस्ट टेकअप। अब हम बात करते हैं लीनियर डेंसिटी या यान काउंट की। हम इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट हम ये एक रिव्यू कर लेते हैं। जो फाइननेस होती है यान की वो यूजुअली एक्सप्रेस होती है उसकी लीनियर डेंसिटी के टर्म्स में या काउंट के टर्म्स में। मतलब आपका यान जो है वो कितना फाइन है ये यूजुअली उसकी लीनियर डेंसिटी द्वारा एक्सप्रेस होगा या उसके यान काउंट द्वारा एक्सप्रेस होगा। मतलब कितने यान, मतलब एक यान में कितने फाइबर्स हैं। बेसिकली क्या होता है ना, फाइबर से यान बनते हैं, यान से थ्रेड बनता है। देयर आर अ नंबर ऑफ सिस्टम, बहुत सारे नंबर ऑफ सिस्टम्स एंड यूनिट्स होते हैं जिनसे हम यान की फाइननेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उन सिस्टम्स को हम डायरेक्ट सिस्टम या इनडायरेक्ट सिस्टम बोलते हैं। जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सिस्टम होता है एक्सप्रेस करने का यान काउंट को, वो इंक्लूड करता है। उसके अंदर एक सिस्टम होता है इंग्लिश काउंट, जिसको एन, कैपिटल एन और स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है, और एक होता है मेट्रिक काउंट जिसको कैपिटल एन और स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। एक होता है फ्रेंच काउंट जिसको कैपिटल एन और स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, और अगले होते हैं टेक्स एंड डीनियर। ये सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिस्टम हैं जिनसे हम यान काउंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंग्लिश काउंट, मेट्रिक काउंट, फ्रेंच काउंट एंड टेक्स एंड डीनियर। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द काउंट ऑफ यान की, मतलब यान में कितना काउंट है या काउंट ऑफ यान कितना है, इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी होता है कि हम डिटरमाइन करें कि वेट कितना है उस यान का। वेट ऑफ अ नोन लेंथ ऑफ द यान की, मतलब एक यान कितना लंबा है और उस यान का कितना वेट है, ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम फिर उससे काउंट ऑफ यान डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर टेकिंग आउट नोन लेंथ ऑफ यान्स और रैप रील इज़ यूज्ड। अब जब हमें नोन लेंथ्स की देखना पड़ता है ना कि कितनी लेंथ है, कितना वेट है, उसके लिए हम लेंथ के लिए क्या करते हैं, एक रैप रील यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि इस यान की कितनी लंबाई है। अनदर फैक्टर जो डिटरमाइन करते हैं कि लेंथ क्या है यान की, टेकन फॉर टेस्टिंग इन द टाइप ऑफ बैलेंस। मतलब अगर आपको लेंथ ऑफ यान डिटरमाइन करना है तो उसके लिए दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसे आप टाइप ऑफ बैलेंस के द्वारा टेस्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो सम बैलेंसेस, जैसे आप क्वाड्रेंट बैलेंस यूज़ कर सकते हो, बीसलेस बैलेंस यूज़ कर सकते हो। ये स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं यान काउंट को इंडिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे कौन कौन सी बैलेंस की बात की गई है, क्वाड्रेंट बैलेंस एंड बीसलेस बैलेंस, जो यान काउंट को इंडिकेट करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे हम टेक्स, डीनियर, फ्रेंच काउंट, मेट्रिक काउंट, ये सारी चीज़ें तो यूज़ करते ही हैं उनका नोन लेंथ जानने के लिए, प्लस हम रैप रील भी यूज़ करते हैं, प्लस वो इंडिकेट करने के लिए हम कुछ बैलेंसेस को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्वाड्रेंट बैलेंस एंड बीसलेस बैलेंस। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट एक स्पिनर के लिए ये होती है कि हम मेंटेन करें एवरेज काउंट को एंड काउंट के वेरिएशन को कंट्रोल के अंडर, मतलब विद इन कंट्रोल हम इन चीज़ों को मैनेज करें, मेंटेन करके रखें। आफ्टर रीलिंग के बाद जो एप्रोप्रिएट लेंथ होती है यान की, यान को कंडीशन किया जाता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में। टेस्टिंग के लिए उसके वेट को डिटरमाइन करने से पहले ही हम उसे कंडीशन कर लेते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में। अब हम बात करेंगे यान स्ट्रेंथ एंड इलोंगेशन की। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, इलोंगेशन, बेसिकली क्या होता है ना, यान स्ट्रेंथ और इलोंगेशन का मतलब ये है कि यान में कितनी स्ट्रेंथ है, भाई आप उसको कितना स्ट्रेच करोगे जिस पे वो टूटेगा। इलोंगेशन का मतलब यही है जितना आप उसको खींचोगे वो कितना लंबा होता जाएगा और एक पॉइंट पे आकर के वो ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, इलोंगेशन, इलास्टिक, मॉड्यूल्स, रेजिस्टेंट, एब्रेशन एक्सेट्रा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो विच विल रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ यान को, कि यान की परफॉर्मेंस क्या है जब हम उसका एक्चुअल यूज़ करते हैं या उसे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेंथ टेस्टिंग ब्रॉडली क्लासिफाई है कुछ 2 मेथड्स में। पहला है सिंगल एंड स्ट्रेंथ
टेस्टिंग, दूसरा है स्किन स्ट्रेंथ और ली स्ट्रेंथ। ड्यूरिंग रूटीन टेस्टिंग में क्या होता है, बोथ द ब्रेकिंग लोड जो होता है और एक्सटेंशन जो होता है ना यान का, कि मतलब वो कितना लंबा होकर के किस पॉइंट पे ब्रेक करेगा और उसका ब्रेकिंग लोड क्या है, ये यूजुअली रिकॉर्डेड होते हैं असेस करने के लिए कि यान की क्वालिटी कैसी है। वैसे जो स्ट्रेंथ टेस्टिंग है वो ब्रॉडली 2 मेथड्स द्वारा होती है, एक तो सिंगल एंड स्ट्रेंथ टेस्टिंग होती है, एक स्किन स्ट्रेंथ और ली स्ट्रेंथ के द्वारा होता है। अब बात करते हैं दो टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं जिनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं फॉर अ यान। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब लोड इज अप्लाइड, ग्रेजुअली लोड को अप्लाई किया जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ में। दूसरा जो है वो होती है यान की बैलिस्टिक स्ट्रेंथ, मतलब अप्लाइंग लोड अंडर रैपिड्स इम्पैक्ट कंडीशन। ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके अंडर हम लोड को अप्लाई करते हैं बैलिस्टिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए ऑफ यान। अब हम बात करेंगे क्वालिटी की। जो टर्म क्वालिटी है वो रेफर करती है कि कितना एक्सीलेंट है एक प्रोडक्ट, मतलब कितना अच्छा है एक प्रोडक्ट। जब हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है मींस गुड है, तो हमारा मतलब होता है कि हम जिस पर्पस के लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया है उस पर्पस के लिए वो प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम क्वालिटी में यही बात करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। क्वालिटी कंट्रोल ना एक सिंथेटिक एंड रेगुलर कंट्रोल होता है वेरिएबल का, जो अफेक्ट करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को, कि अंडर विच कंडीशंस क्वालिटी को कंट्रोल किया जा रहा है, उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। ये कंसिस्ट करता है कि हम किस तरीके से जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, उसकी क्वालिटी की प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, हम डाटा को कलेक्ट कैसे कर रहे हैं, डाटा का एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं, एंड ये एप्लीकेबल होता है सभी फेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लिए। प्रोडक्ट का कोई भी लाइफ साइकिल हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, फिनिशिंग प्रोसेस हो, हर जगह ये चीज़ मैटर करती है, उसके डिज़ाइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, डिलीवरी में, इंस्टॉलेशन में, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में भी। इट इज़ सीन दैट, ये देखा गया है कि 90% डिफेक्ट्स जो होते हैं ना वो टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग में फाउंड होते ही होते हैं, और ये फाउंड होते हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक, क्योंकि क्लोथ या फैब्रिक को अच्छे से प्रिपेयर ही नहीं किया गया होता है प्रोसेसिंग के टाइम में, दैट इज़ बिफोर डाइंग, मतलब डाइंग से पहले, एंड आर नोटिस्ड आफ्टर डाइंग, मतलब डाइंग से पहले भी आपको ये डिफेक्ट्स मिल जाएंगे, डाइंग करने के बाद भी आप ये डिफेक्ट्स को नोटिस कर सकते हो। इज़ ओवर, और प्रिंटिंग प्रोसेस इज़ ओवर, प्रिंटिंग करने के बाद भी और प्रिंटिंग करने के पहले भी। प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी फैब्रिक रिक्वायर्स, अगर आपको एक अच्छा क्वालिटी फैब्रिक को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें एफिशिएंट एंड कंटिन्यूस ऑनलाइन मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब हम टाइम टू टाइम चेक करते रहें। अब हम बात करते हैं, ये फॉलोइंग एक डायग्राम है जो डिपिक्ट करता है क्या क्या प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस होती हैं क्लोथिंग में। प्रॉब्लम्स ये हैं कि कस्टमर मिसयूज़ करता है। ठीक है, उससे पहले हम कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। एक कंस्ट्रक्शन या स्टिचिंग फेलियर हो जाता है जब हम फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन करते हैं या हम स्टिचिंग करते हैं, तो उस टाइम पे 40% ये प्रॉब्लम्स ऑकर होती हैं, जिससे वजह से जो आपका कपड़ा होता है उसमें डिफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट होता है फॉल्टी ट्रिमिंग्स के टाइम भी फॉल्ट हो जाता है, गलत ट्रिमिंग हो जाती है, तो 7% वहाँ पे आपका डिफेक्ट हो जाता है कपड़े में कई बार, और जैसे आपके कंस्ट्रक्शन के टाइम पे नहीं हुआ डिफेक्ट, फॉल्टी ट्रिमिंग्स के टाइम पे हो गया। उसके बाद बात करें मटेरियल की फेलियर हो जाती है कई बार कस्टमर से पहुँचने से पहले ही, लाइक आपने ऑर्डर प्लेस किया किसी कस्टमर ने और फिर वो उसको डिलीवरी के लिए दूर से आ रहा है, तो जहाँ से वो ट्रांसपोर्टेशन से आता है, जिस ट्रांसपोर्टेशन से, कई बार वहाँ पे फेलियर हो जाता है मटेरियल का, तो ऐसा 40% हो सकता है। और फिर कस्टमर खुद ही मिसयूज़ कर दे उसका, तो ये 30% होता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर प्रॉपर प्लानिंग रखी जाए तो कोई भी प्रॉब्लम ऑकर नहीं होती है इन चारों में से। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, क्वालिटी कंट्रोल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हम क्वालिटी कंट्रोल करते क्यों हैं। एक तो हम क्वालिटी कंट्रोल इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास में जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, जो हम प्रोडक्ट, जैसा हम प्रोडक्ट
चाहते हैं कि प्रोड्यूस हो, जैसी हम क्वालिटी चाहते हैं कि प्रोड्यूस हो वैसी हम प्रोड्यूस कर पाएँ, इसलिए हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है कि हम कस्टमर की डिमांड को भी अच्छे से फुलफ़िल कर पाएँ, क्योंकि कस्टमर कुछ डिमांड करता है और हम भेजते उसको कुछ और हैं या उसको कुछ और दे रहे हैं, तो उससे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है, वो डिससेटिस्फाई हो जाता है। नेक्स्ट है कि हम प्रोडक्शन कॉस्ट को भी रिड्यूस करें, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल चेक होगा तो जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो किसी भी सामान को प्रोड्यूस करने के लिए या फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए, तो आप कॉस्ट भी अच्छे से मैनेज करोगे, तो इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस होती है, प्लस आप वेस्टेज भी रिड्यूस करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल से ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होता है, प्लस आप मैक्सिमम प्रॉफिट आपको अर्न होता है कम से कम कॉस्ट पे, मिनिमम कॉस्ट पे। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।